यूटी में भी एमएलए उतना ही पावरफुल है जितना स्टेट के लिए है, दो चीज़ों को छोड़ के, पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर को छोड़ के। अब जाहिर सी बात है कि जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट है और यहाँ ज़्यादातर मामलात जो हैं वो लॉ एंड ऑर्डर के साथ रिलेटेड रहते हैं। तो उसके लिए बेहतर ये होगा कि अगर आप यहाँ के हालात बेहतर करना चाहते हैं, जिस तरह के पिछले कई सालों में इम्प्रूवमेंट हुई थी, और लोगों को अगर आप कॉन्फिडेंस में रखना चाहते हैं तो रियासत ज़रूरी है। बाकी ये कहना कि कोई एमएलए पावर नहीं रखता, एमएलए की पावर में कोई फ़र्क नहीं है, कलेक्टिव असेंबली की पावर में फ़र्क पड़ा है। इंडिविजुअल जो एमएलए के तामीर और तरक्की के काम है वो तो सारे एमएलए ही देखता है और एमएलए ही उनकी सुपरविज़न करता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, उसमें कोई पावर में कोई। जो पहाड़ियों को जो शेड्यूल ट्राइब है वो असेंबली के इख्तियार में नहीं, वो मेरी असेंबली का इख्तियार ही नहीं है। गुज्जर और बकरवाल कम्युनिटी का जो शेड्यूल ट्राइब है वो मेरी असेंबली का इख्तियार ही नहीं है। यहाँ जो ये लोग समझ नहीं रहे हैं, यहाँ एक इम्बैलेंस वो कहते हैं हो गया है, उनका कहना। उसमें जब कमेटी जो बनी है, मैं भी मिलूँगा उनसे, कि यहाँ जो गुज्जर और बकरवाल कम्युनिटी है या पहाड़ी कम्युनिटी है या जिसको आपने बिल्कुल डिप्राइव कर दिया है, ओबीसी है, मेंबर असेंबली खन्ना मंडी आरबीए मुजफ्फर इकबाल खान साहब, आप कानूनदान भी हैं और बेहतरीन स्पीकर भी हैं, और आज इनके इलेक्शन जीतने के बाद आज पहली मरतबा ये हमारे साथ जो है हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। तो आज इन्हीं से हम थोड़ी सी बात करेंगे। हालांकि इनका शेड्यूल आज बहुत टाइट है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश रहेगी कि 2-4 मिनट या 5 मिनट तक हम इनसे बात करें। खान साहब, आपका सबसे पहले तो हमारे चैनल में वेलकम है। थैंक यू। और हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया, बहुत मेरे सर, आप का एक मंशूर था कि मेरे जीतने के बाद लोगों के तमाम मसाइल जो है, ख़ास तौर पर, क्योंकि मैं अब एक अगर इशू पे जाऊं तो वो लंबा हो जाएगा, कि मेरे तमाम जितने भी इश्यूज रहेंगे यहाँ पे लोगों के, तो उन पे जो है वर्क शुरू किया जाएगा। सर आप बताएं, क्योंकि आज 1 महीना और तकरीबन 15 दिन के आसपास हो चुके हैं आपको एमएलए बने हुए, कि किस हिसाब से आपने अपनी वर्किंग जो है शुरू की है? अभी स्टार्ट है। अभी जाहिर सी बात है कि पिछले 5-7 सालों में एवरीथिंग वाज इन अ टॉप सिटर वे, डिरेल्ड, जिसको कहते हैं डिरेल हो गया। तो उसको रिस्टोर करने के लिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि वक्त लगेगा, 2-4-6 महीने लगेंगे उसको रिस्टोर करना है। और इतना जल्दी तो रीच आउट भी नहीं कर सकता। मेरी कंस्टिट्यूंसी तो बहुत बड़ी कंस्टिट्यूंसी है और एरिया जो है रिजेस में बांटा हुआ है, तो मैं अभी सब लोगों तक तो पहुंच भी नहीं पाया। मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर हफ्ते कम से कम 1-2 एरिया का मैं टूर निकाल लगा के वहाँ के जो मसाइल हैं वहीं बैठ के सुनता हूँ, और जो वहाँ जिनका अजाला हो सकता है उधर ही करता हूँ, और जो मुझे सेक्रेटरीट में टेकअप करने हैं या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टेकअप करने हैं तो वो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टेकअप कर रहा हूँ। ये मसाइल तो चलते रहेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। और कोशिश हमारी यही है कि ये जो सिस्टम में जो खराबियाँ हैं, और जो पिछले 5-6 सालों में 6-6.5 साल हो गए यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी, तो जाहिर सी बात है आदतें बदल गई, लोगों की भी, जो काम करने वाले लोग थे उनकी भी आदतें बदल गई। तो उनकी आदतों को सुधार लाने में थोड़ा बहुत टाइम मुझे लगता है कि दरकार है। सर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी, आपने खुद ही कहा कि एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी, और सर अगर हम इसको मैप के हिसाब से भी देखें तो बड़ी एक अलग किस्म की ये कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई है। कहीं आपको परेशानियां दिखते तो नहीं दरपेश हो रही हैं? ऐसी कुछ दिक्कतें तो हैं भाई, जाहिर सी बात है कि मुझे यहाँ से जब दरहाल जाना है तो मंजाकोट से उठ के या रजौरी से, तो दिखते तो हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। क्योंकि टोपोग्राफिकली इस कंस्टिट्यूंसी का जो आपने देखा होगा कि कोई मेल ही नहीं बनता है, कहाँ दरहाल और कहाँ मंजाकोट। लेकिन अब किया ये जेरीमेंडर जो की है कंस्टिट्यूंसीज़ को, मैं इसको डिलिमिटेशन तो नहीं कहूँगा, ये जेरीमेंडर जो की है कंस्टिट्यूंसी, तो जब तक इसका इनकी बेहतरी नहीं होती तब तक तो चलना है इसी के साथ। तो काम तो करना है, मुश्किलात हैं, लेकिन मुश्किलात में भी काम करना है, काम को थोड़ा छोड़ना है। से अभी जम्मू कश्मीर जो है यूनियन टेरिटरी है, हालांकि बहुत सारे जो आपके दीगर साथी हैं, एमएलएज हैं, वो कहते हैं कि हम यूटी इसको तस्लीम करते ही नहीं हैं, लेकिन फिर भी डॉक्यूमेंट्री ये जो है एक यूटी है। क्या यूटी के अंदर एज एमएलए, क्योंकि आप एक कानूनदान भी हैं, आप एक जज रह चुके हैं,
आप इसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। क्या यूटी के अंदर जो एमएलए होता है, जो असेंबली का जो मेंबर होता है, क्या वो पावरफुल नहीं होता? क्या वो लोगों के काम करने में कामयाब नहीं रहता है? लोगों के काम में यूटी में भी एमएलए उतना ही पावरफुल है जितना स्टेट के लिए है। दो चीज़ों को छोड़ के, पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर को छोड़ के। अब जाहिर सी बात है कि जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट है और यहाँ ज़्यादातर मामलात जो हैं वो लॉ एंड ऑर्डर के साथ रिलेटेड रहते हैं। तो उसके लिए बेहतर ये होगा कि अगर आप यहाँ के हालात बेहतर करना चाहते हैं, जिस तरह के पिछले कई सालों में इम्प्रूवमेंट हुई थी, और लोगों को अगर आप कॉन्फिडेंस में रखना चाहते हैं, तो रियासत ज़रूरी है। बाकी ये कहना कि कोई एमएलए पावर नहीं रखता, एमएलए की पावर में कोई फ़र्क नहीं है। कलेक्टिव असेंबली की पावर में फ़र्क पड़ा है। इंडिविजुअल जो एमएलए के तामीर और तरक्की के काम है वो तो सारे एमएलए ही देखता है और एमएलए ही उनकी सुपरविज़न करता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, उसमें कोई पावर में कोई फ़र्क नहीं। सर, इस बार असेंबली सेशन जब हुआ पहली मरतबा, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, या यूं कहें कि गवर्नमेंट की तरफ से बिल लाया गया, जिस बिल पे बीजेपी ने काफ़ी बवाल किया है। थोड़ा सा आप अगर उसको भी एक्सप्लेन करें कि वो बिल था क्या, क्योंकि लोग आज भी कंफ्यूज्ड हैं। वो एक रेजोल्यूशन था कि हमें स्टेट वापस की जाए, बिल नहीं होता है। ये एक रेजोल्यूशन था, असेंबली में पेश किया गया, मांग की गई सेंट्रल गवर्नमेंट से कि हमारी रियासत वापस की जाए और हमारे स्पेशल स्टेटस को वापस किया जाए। मुझे ये बताओ, जम्मू कश्मीर में कोई एक फ़र्द बता दो स्वाय उनके जो एक मखसूस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और जिन्होंने अपना सब कुछ जो है, अब लोग उनको पसंद नहीं करते हैं, वो डिस्कशन भी नहीं कर पाए इस पे। जिस पार्टी ने बवाल किया, बीजेपी ने, वो इस बिल पर डिस्कशन नहीं करना चाहते थे। उनको पता था कि अगर हमने डिस्कशन की तो लोगों में ये मैसेज जाएगा कि हम ना तो रियासत चाहते हैं, ना हम स्पेशल स्टेटस चाहते हैं। तो जम्मू कश्मीर में कौन सा फ़र्द होगा जो ये कहेगा कि मेरे बच्चों की नौकरियां भी महफूज ना रहें और मेरी ज़मीनों पर जो मेरा हक ना रहे? वो कौन चाहेगा? कोई कहेगा कि मुझे ये ना मिले कि भाई मेरे ही बच्चे यहाँ नौकरी करें, जब बाकी हिंदुस्तान में बहुत सारी दीगर रियासतों में मखसूस कोटा रखा गया है कि वो लोकल जो हैं उनको नौकरियां दी जाती हैं। ज़मीन आप नहीं, मैं और आप जाकर शिमला में ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं, मैं और आप जाकर नागालैंड में ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं। महाराष्ट्र में जो है वो आपने लोकल के लिए कोटा रखा है, वहाँ मैं जाकर नौकरी नहीं ले सकता हूँ। तो जम्मू कश्मीर में क्यों आकर बिहार वाला भी आएगा, यूपी वाला भी आएगा? क्यों? तो वो जम्मू कश्मीर में कौन फ़र्द है जो कहेगा कि हम मेरे बच्चों को ये जो है मुराद नहीं मिलनी चाहिए? इसलिए वो डिस्कशन नहीं करना चाहते थे, नहीं की उन्होंने डिस्कशन, रेजोल्यूशन पास हो गया विद द मेजॉरिटी। तो ये रेजोल्यूशन था, बिल नहीं था। सर, गुजरे कल में कैबिनेट मीटिंग होती है जम्मू में, और जैसे हमने मीडिया में ही सुना है कि वहां पर रिजर्वेशन को नजरसानी के लिए एक कमेटी बनाने की बात की गई है। सर, क्या इस कमेटी का मकसद ये होगा कि जम्मू कश्मीर से पहाड़ियों को रिजर्वेशन खत्म की जाए, या ओवरऑल जो रिजर्व कैटेगरीज के जो यहाँ लोग हैं उनके लिए जो है नजरसानी रखी गई है? देखो, नजरसानी जो पहाड़ियों को जो शेड्यूल्ड ट्राइब है वो असेंबली के इख्तियार में नहीं, वो मेरी असेंबली का इख्तियार ही नहीं है। गुज्जर और बकरवाल कम्युनिटी का जो शेड्यूल्ड ट्राइब है वो मेरी असेंबली का इख्तियार ही नहीं है। यहाँ जो ये लोग समझ नहीं रहे हैं, यहाँ एक इम्बैलेंस वो कहते हैं हो गया है, उनका कहना। उसमें जब कमेटी जो बनी है, मैं भी मिलूँगा उनसे, कि यहाँ जो गुज्जर और बकरवाल कम्युनिटी है या पहाड़ी कम्युनिटी है या जिसको आपने बिल्कुल ही डिप्राइव कर दिया है, ओबीसी है हमारे यहाँ, आरबीए था, उसको आपने ख़त्म किया। मैं तो ये कहूँगा कि ठीक है, आप अगर पॉपुलेशन के सेंसस के हिसाब से करें, क्योंकि रिजर्वेशन होती है सेंसस के हिसाब से कि कितनी % आपकी पॉपुलेशन है, उस हिसाब से आपकी रिजर्वेशन मिलती है। तो आप सेंसस का वेट करना चाहते हैं तब भी ठीक है। अगर सेंसस का वेट नहीं करना चाहते हैं, पुराने 2011 के सेंसस के मुताबिक जो रेशो बनती है आप उसके हिसाब से कर लें। तो अगर कहीं कोई कमी पेशी है, ख़त्म तो कोई नहीं कर सकता। बहरहाल जो विद इन स्टेट, वो भी अपनी जम्मू कश्मीर के लिए, जिस तरह 8-10% है तो 8 कर सकता है, कोई 12 है तो 10 हो सकती है, वो भी सेंसस के हिसाब से कि भाई इनकी पॉपुलेशन कितनी है, उसके रास्ता निकल सकता है। ख़त्म कोई नहीं कर सकता। वो असेंबली का इख्तियार ही नहीं, वो स्टेट गवर्नमेंट के इख्तियार में नहीं है भैया, वो पार्लियामेंट के इख्तियार में है। शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट जो है
या ओबीसी किसी को डिक्लेयर करना वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट का ही। सर, मेंबर पार्लियामेंट आगा राउल्ला साहब ने जो एक धमकी भरा पैगाम दिया हुआ है, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, उस पर धमकी तो नहीं है भाई, वो ठीक है, उनको अपनी मजबूरी होगी, लोगों की, उनके अपने वोटर्स को उन्होंने मजबूर किया होगा। अब हमारी अपनी मजबूरी है, उनकी अपनी मजबूरी है, उन्होंने अपनी मजबूरी के पेश नज़र ये कहा है। अपनी ही पार्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे वो? क्या इतनी मजबूर हो गए? ये आप उनसे पूछ सकते हैं। चलो ठीक है सर, इसके हटकर थोड़ा सा बात करते हैं। 2026 में फिर से एक बार जो है वो बाउंड्रीज को लेकर जो है वो डिलिमिटेशन होगी। क्या आप थन्ना मंडी जो कॉन्स्टिट्यूंसी इस वक्त जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है, क्या इसमें आप फिर से कोई फेरबदल लाएंगे? उस वक्त कोशिश करेंगे कि ये दोबारा से जो है इसका टोपोग्राफिकली जो है ठीक हो जाए? देखो, ये कमीशन जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डोमेन है। पहले तो ये अभी देखना है, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर में सिर्फ वाइड जम्मू कश्मीर है जहां डिलिमिटेशन हुई है, बाकी पूरे मुल्क में 26 तक फ्रीज थी। अब यहां एक बार हो गई है, क्या वो दोबारा करेंगे या नहीं करेंगे? अगर करेंगे तो मैं प्रपोजल दूंगा अपना कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हैं ये सही नहीं बनी है, या तो जिस तरह पहले थी उसी तरह कर दो। अगर नहीं भी है, अगर आपको एक सीट ऐड करना चाहते हैं तो इसको कम से कम टोपोग्राफिकली, और यहाँ तो इन्होंने तो मतलब रूल्स की भी पाबंदी नहीं की है ना। रूल्स डिलिमिटेशन एक्ट ये कहता है कि आप तहसील बाउंड्रीज को वायलेट ना करें, आप डिवीजन की बाउंड्रीज को वायलेट मत करें। यहाँ तो तहसील बाउंड्री वायलेट हुई है। अरे भाई, यहाँ तो रजौरी तहसील का डुंगी का एरिया, और इस तरह उसको काटा गया है कैंची पकड़ के कि आपका पीर पडेसर से लेकर आपके गमीर ब्राह्मण तक वो जो एरिया है वो थन्ना मंडी के बहरहाल थन्ना मंडी के साथ है। और आपकी रजौरी का जो तहसील रजौरी का फतेहपुर एरिया, गुर्दन एरिया आपने थन्ना मंडी में डाला है। क्यों? तहसील बाउंड्री को वायलेट करने की क्या जस्टिफिकेशन थी? और फिर ये भी है कि कॉन्स्टिट्यूंसी वो बड़ी है, सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो थन्ना मंडी है, उसमें ऐड करने की जरूरत क्या थी? तो हर ये चीजें मैं, अगर डिलिमिटेशन दोबारा होती है तो मैं जरूर ये इनको एजिटेट करूंगा कि ये ज्यादती है। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा आप ही की कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर, हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर को लेकर किस तरह के कामकाज होने वाले हैं आइंदा? क्योंकि हेल्थ सेक्टर काफी जो है, मैं कहूंगा कि वो एक किस्म का बीमार सेक्टर हो चुका है इस वक्त। हेल्थ सेक्टर इज इन अ वेरी बैड हेल्थ, इसमें कोई शक नहीं है। एजुकेशन सेक्टर बुरी हालत है, बिल्डिंग नहीं है, स्कूल की बिल्डिंग। अरे भाई, हायर सेकेंडरी जो है, कोकोड़ा की हायर सेकेंडरी आप देखो टेंट में चल रही है, टेंट लगा है, वो भी आर्मी वालों ने दिया टेंट। हायर सेकेंडरी स्कूल एक टेंट में चल रहा है पिछले कई सालों से। मुझे ये बताओ, ये जुल्म नहीं, ये ज्यादती नहीं तो और क्या है? बहुत सारे स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, वो मैं टेकअप करने वाला हूँ रमसा वालों के साथ भी और दीगर भी जो एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा हैं, मैं उनसे भी बात कर रहा हूँ। मैंने हेल्थ सेक्टर में मैंने बात की है, थन्ना मंडी के हॉस्पिटल के लिए मैंने ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा से श्रीनगर में मेरी जो फर्स्ट मीटिंग हुई आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट, मैंने उसमें वो टेकअप किया कि भाई थन्ना मंडी जो हॉस्पिटल है वो अपग्रेड हुआ था, फिर वो कैप्टन अबियंस हो गया, वहाँ की खस्ता हालत है और एक पीएचसी इतने बड़े इलाके को फीड नहीं कर सकता है। उसको अपग्रेड के लिए मैं लगा हूँ पीछे, इंशाल्लाह वो भी होगा। मंजाकोट में डॉक्टर्स की कमी है, रजौरी हॉस्पिटल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मैंने डिस्कस की हैं और लिख कर भी दिया है मैंने ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा को। मैंने इन राइटिंग अपने लेटर पैड पर लिख कर दिया है कि ये रिक्वायरमेंट है वहाँ। सर, इसके अलावा मेरे ख्याल से आप काफ़ी लेट हो रहे हैं। रजौरी हॉस्पिटल की आपने बात की, जीएमसी की बात की, मतलब कि जीएमसी होने के बावजूद भी वहाँ जीएमसी की जो फैसिलिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल नहीं है। भाई फैसिलिटीज़ क्या, वहाँ डॉक्टर्स की कमी है, वहाँ मैं थन्ना मंडी में मैं गया तो स्वीपर है ही कोई नहीं है। मतलब वहाँ आदमी, अच्छा भला आदमी अंदर जाएगा मेरे जैसा, वो बीमार होकर निकलेगा, ये हालत थी हॉस्पिटल की। वहाँ फिर उन्होंने कहीं कहीं से अटैच करके कोई स्वीपर लाया, स्टाफ नहीं है, एक डॉक्टर बैठता था वहाँ, और एक डॉक्टर जो वहाँ था वो मैं भी पूछने वाला हूँ कि भाई वो डॉक्टर कहते हैं कि पोस्टिंग उसकी यहाँ थी, वो रहता यहाँ नहीं है, उसकी सैलरी भी निकलती रही है। वो मैं चलो वो मैं बाद में कहीं मैं पहले रिकॉर्ड चेक करूँ, मुझे सुनाया गया है ये इस तरह की बातें, उस रिकॉर्ड चेक करूँगा।
बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप इस वक्त जल्दी में हैं। ये थे हमारे साथ MLA थाना मंडी मुजफ्फर इकबाल खान साहब। इनसे हमने कुछ बातें की, आज ये जल्दी में थे और तफसील में पूरी तरह से बात नहीं कर सके। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में इनसे हम जो है पूरी तफसील में बात करेंगे और हर जानकारी जो है हम अपने व्यूवर्स और अपने फॉलोअर्स तक